प्रोग्राम आज रोही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ताजरान के नुमाइंदे हैं। अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं ख्वाजा मोहम्मद शफीक। आज की मुलाकात में उनसे जानेंगे ताजरों को कोविड-19 के हवाले से आने वाले मसाइल के हवाले से भी और ख्वाजा मोहम्मद शफीक की निजी ज़िंदगी और जदोजहद के हवाले से भी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद शफीक से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुँचे। ख्वाजा मोहम्मद शफीक के साहबजादों और सेक्रेटरी ने गेट पर इस्तकबाल किया। ख्वाजा शफीक, आप अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान आप चेयरमैन हैं। पूरे जो ताजिर जो छोटे ताजिर आप मुल्क भर में जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, कितनी को तादाद है छोटे ताजरों की और मुल्की मईशत में उनका क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप लोगों का, रोही चैनल का, आप तशरीफ़ लाए। जहाँ तक छोटे ताजरों की तादाद का ताल्लुक़ है, कमर्शल कनेक्शन जो वापडा के हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के हैं, वो 40-45 लाख के करीब हैं। लेकिन एक्चुअली बहुत से लोग जो हैं वो डोमेस्टिक एरियाज़ में भी काम कर रहे होते हैं, गली महलों में भी काम कर रहे होते हैं। तो हम ऐसे 6 मिलियन के करीब इनको काउंट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन कि इनकी खिदमात क्या हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी प्रैक्टिकल खिदमात को आते हुए 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। आप 40 साल से ज़्यादा 50 साल से ऊपर पब्लिक लाइफ में आपने ताजरों के मसाइल को लेके आप हर जगह, ये कितने को मसाइल हैं ताजरों की कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे? देखिए जी, बात ये है कि जो टैक्स कलेक्टिंग इदारा है, जैसे हम FBR कहते हैं, बाज़ औक़ात उसे लोग जो हुकूमती हमनवा होते हैं फ्रेंडली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। नेवर एट ऑल, ये फ्यूरियस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इनकी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जेबों के लिए हासिल करें ताजरों से। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरा अगर टैक्स 50,000 रुपये बनता है, मैं 50,000 टैक्स देता हूँ, साथ 20,000 मुझे रिश्वत भी, एक कॉमन इंडिविजुअल की बात करता हूँ। सब आप पिछले 30 सालों से इस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से फ्रेंडली बोलें, फ्यूरियस बोलें, आप उस कह रहे हैं, आप खुद भी तो उनके सारे एडवाइजरी बोर्ड्स में, उनकी एडवाइजरी मीटिंग्स में आप शरीक होते रहे हैं। आपकी मुशावरत से ही सेल्फ असेसमेंट स्कीमें जो हैं वो आती रही हैं। वो क्यों नहीं कामयाबी से हमकिनार हुई, वो क्यों उनकी नाकामी हुई? ताजिर उस नुक्ते पे नहीं आए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने वादे से मुनहरिफ हो गया, तो क्यों नहीं मामला? क्योंकि देखिए, एक बात तो बहुत है कि अगर टैक्स होगा तो ये मुल्क चलेगा, वो अल्लाह तल्ला चले बाद में देख लेंगे, लेकिन चीज़ जनरेट तो हो ना। देखिए, मैं 100% एग्री करता हूँ कि टैक्स के बगैर किसी मुल्क की इकॉनमी नहीं चल सकती, डेवलपमेंट के काम नहीं हो सकते, लोगों की जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, नई इनोवेशन इंडस्ट्री में, बिज़नेस में नहीं होगी, ये लाजमी है। लेकिन इसमें जो आप फरमा रहे हैं, पहले तो मैं कन्फेस कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के हवाले से, हम अपना मुकम्मल टैक्स नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें टैक्स जो है वो कम से कम देना पड़े। ये एक नेचर है, जेब से पैसे निकालना ही बड़ा मुश्किल है। फिर एनवायरनमेंट की बात, हम सॉरी टू से कि एनवायरनमेंट हमें नहीं दिए जाते, वो उस किस्म के एनवायरनमेंट नहीं दिए जाते। 100% डॉक्यूमेंटेशन भी लोग करते हैं, उनको भी अजाब में लाया जाता है। भी एक नेचर है FBR के बाबुओं की कि नहीं, हमने इनका खून निचोड़ना है।
ان کو तंग करना, इनको परेशान करना है। मतलब ये अपने बचपन से मैं 70 साल पहले से 60 साल पहले से देख रहा हूँ कि मतलब भी हमारे बुज़ुर्ग फटे कपड़े पहन के जाया करते थे, माँ से पूछते थे माँ जी अब्बा जी कहाँ जा रहे हैं, बेटे को टैक्स वालों ने बुलाया है। यानी खौफज़दा हैं लोग। ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। आप हमें यकीन दिलाएं कि आप हमारे वेल विशर हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मतलब भी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल सिटिंग इन इस्लामाबाद, लेकिन हमें जिनसे वास्ता है इज़ला में, कस्बात में, शहरों में, मार्केटों में, वो बड़े क्रूअल हैं। 50 साल की पब्लिक लाइफ में कल कहाँ से शुरू हुए ख्वाजा शफीक और आज कहाँ खड़े हैं? मेरे भाई, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, शायद ही कोई शख्स मुतमईन हो। मेरा आगाज़ ये था कि मैं उस वक़्त से बात करता हूँ 50 साल से, जब मेरी शादी हुई। मेरे पास छत नहीं थी, मकान नहीं था, अपना ऑफिस नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था, घर की ज़रूरियात के लिए मेरे पास वसाइल नहीं थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। 80 में मेरी राइट आई में को प्रॉब्लम हुआ। आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू गो टू लाहौर के लाहौर जाके उसका ट्रीटमेंट करवा लूँ। मैं अपनी विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी लूज़ कर बैठा, मेरे पास वसाइल नहीं थे। वसाइल आज भी वो हैं, मैं समझता हूँ मेरी ज़रूरियात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती हैं। कि मेरे बच्चों ने 20 साल पहले कारोबार संभाल लिया, उस वक़्त भी मेरी पब्लिक डीलिंग थी। जब मैं अपनी सूरत हाल बता रहा हूँ, मेरी एक्सेस प्राइम मिनिस्टर हाउस तक थी, प्रेसिडेंट हाउस तक भी रही है। लगारी साहब थे, नबी मरहूम जतोई साहब थे, मेरे मेहरबान थे, और भी बहुत से लोग। मेरी मतलब शौकत अज़ीज़ साहब मुझे ज़ाती तौर पे अपने यहाँ ठहरने की दावत देते थे इस्लामाबाद आने की, लेकिन मैंने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। ना अपनी कम्युनिटी को, ना अपने शहर में मैं डी ट्रैक नहीं हुआ। लोग तो फ़ायदा उठा लेते हैं ख्वाजा साहब। आप इतना ताल्लुक़ होने के बावजूद आपने क्यों नहीं ज़ाती फ़ायदे उठाए? देखिए, आप भी इस शहर में रहते हैं और मीडिया पर्सन से ज़्यादा कौन शख्स जान रहा होता है कि किस आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी, क्या ख्वाजा शफीक जैसी इज़्ज़त इस शहर में कितने लोगों को मैसर है। मैंने कमाया है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू माई गॉड कि मैंने अपने रब से ये कमिटमेंट की थी कि या अल्लाह, मैं आपकी मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे साबित कदम रखना। उसने नवाजा है, आज नवाजा है कि मेरे पास जिन मतलब भी सहूलियात का मैं ख्वाब में भी मतलब भी नहीं सोच सकता था, वो भी मुझे मैसर हैं। मुझे आज मतलब भी बुनियादी ज़रूरियात का परेशानी नहीं है। जो जहाँ तक ये मतलब भी इंसान की ख्वाहिशात हैं, यू कांट ड्रा ए लाइन। एक बादशाह है, वो कहता है 2 सल्तनत मेरे पास और आ जाएँ। मेरे पास 2 करोड़ की गाड़ी, मैं कहता हूँ नहीं 4 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए। 4 कनाल के बंगले में मैं रहता हूँ, नहीं 18 एकड़ का मेरे पास मतलब वो फार्म हाउस होना चाहिए। तो ख्वाहिशात की तकमील कभी नहीं होती। ज़रूरियात हैं जहाँ आप लाइन खींच सकते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरियात के लिए कोई परेशानी अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। और जिस तरीके से नवाजा है कि बिलियनर्स जो हैं वो मुझे ख़ुद याद करते हैं, खाई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये आप कहते हैं ना भी इंडस्ट्री से मेरी इज़्ज़त ज़्यादा होती। इस शहर में कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कितने लोगों को लोग इज़्ज़त कमा रहे हैं वो। अच्छा, अमूमन नाश्ते में क्या पसंद करते हैं आप? और मैं देख रहा हूँ कि टेबल पे कुछ दवाइयाँ भी जो है वो नाश्ते से पहले नज़र आ रही हैं। हाँ तो जी, क्या वो मैं लेता हूँ जी। अच्छा, क्या नाश्ते में क्या पसंद करती हैं? मैं नाश्ते में तो एग लेता हूँ, आमलेट हो, हाफ फ्राइड हो, 2 बारान टोस्ट लेता हूँ। बच्चों के साथ नाश्ता करना मामूल का हिस्सा है।
گھر سے روانہ ہوئے تو کالونی میں مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ کالونی میں ہی اپنے دوست ملک عرفان کھوکھر کی رہائش گاہ پہنچے۔ غلہ منڈی ملتان میں موجود اپنے دفتر کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، رہنما ہونا ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے، ایک ماڈل رول ہوتا ہے، تو تکلیفیں بھی اس سفر میں جو ہے اس کا حصہ بنتی ہیں۔ کتنی دفعہ قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلا ہے آپ نے؟ کتنی مرتبہ جیل جانا پڑا؟ کیا تکالیف جو ہیں اٹھائیں اور اس کے باوجود بھی آپ رکے نہیں؟ تو کیا حوصلہ تھا؟ کس چیز نے ہمت دی؟ رضا بھائی، قید و بند کی جہاں تک صورتحال ہے، یہ تو ایک طویل داستان ہے۔ پہلی دفعہ میں گرفتار ہوا تو 6-7 گھنٹوں کے لیے لاک اپ میں رہا۔ یونیورسٹی آرڈیننس 1963 میں نافذ کیا گیا تھا ایوب رجیم میں، گورنر امیر محمد خان کی طرف سے۔ اس وقت احتجاج کر رہے تھے لاہور میں، 65 میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں گرفتار ہوا احتجاج میں۔ اچھا، یہ سلسلہ مطلب زمانہ طالب علمی سے جاری؟ ہاں، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ضیاء الحق کے دور میں مجھے طویل قید ہوئی۔ 83 میں جب ہم نے مارشاء اللہ کو ڈیفائی کیا تو میں نے اریسٹ آفر کی تھی، گرفتار نہیں ہوا تھا، اریسٹ آفر کی تھی میں نے۔ 1 سال کی مجھے سزا ہوئی اور 50,000 جرمانہ ہوا۔ اس وقت یہ جو میرا بڑا بیٹا آپ جس کو مل کے آئے ہیں، یہ سال یا 1.5 سال کا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ میری فیملی کو کوئی لک آفٹر کر سکتا۔ بھائی والد صاحب بھی، وہ بھی بڑے سفید پوش لوگ تھے، لیکن میرے اندر ایک کنوکشن تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم میرے سیاسی استاد تھے، روحانی باپ بھی تھے۔ میں نے کہا نہیں، میری ایک کمٹمنٹ ہے، ڈکٹوریل رول سے کوئی مطلب بھی کسی قسم کی موافقت نہیں ہو سکتی، کوئی ان سے صلح نہیں ہو سکتی۔ آل پاکستان انجمن تاجران کا دفتر بھی اپنے ہی دفتر میں قائم کر رکھا ہے۔ اپنے دفتر میں تاجروں سے بھی ملاقات کی۔ خالد صاحب، کووڈ کی وجہ سے، کرونا پینڈیمک ہے، پوری دنیا کو غیر معمولی حالات جو ہیں وہ درپیش ہیں اس وجہ سے، تو تاجروں کو بھی ایک طویل لاک ڈاؤن سے گزرنا پڑا، اور ابھی بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن میں جو ٹائمنگز ہیں، جو اوقات کار ہیں اور جو دن ہے اور
मार्केट में आने से एक लोगों में कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़े भी, तो एक इम्पैक्ट ये भी आया। ईद पे जो है वो लॉकडाउन हुआ तो उसका इम्पैक्ट अभी तक जो है वो आ रहा है। तो ऐसे में ताजिरों की क्या ज़िम्मेदारी है, हुकूमत कैसा किरदार अदा कर रही है, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि इसको इस तमाम का सूरत हाल को कैसे होना चाहिए? और इसमें जो एक चीज़ और देखने में आई वो ये कि जो औकात कार हैं ताजरों के, वो 9 बजे से लेके तो शाम 7 बजे तक उसको किया गया। तो आपका नहीं ख्याल कि जो शाम 7 बजे तक जो ये वक्त है इसको मुस्तकिल बुनियादों पे इम्पोज कर देना चाहिए, ताकि जो भी ताजिर की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है वो अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारे। और अब कैसे देखें इस कोरोना वाली सूरत हाल को भी, तमाम तर मामला को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा भाई, हमारा ईमान है कि ये सारा कायनात का निज़ाम रब्बे खालिक के हथेली में है, उनके सपोर्ट है। मेरा रब इंसानों को, मुसलमानों को भी झटके देता रहता है, संभलने का मौका देता है कि अगर हम एक तमाम दुनिया को देखें तो हम खुद सर हो गए। हमने खला को मसखर कर लिया, चांद पे घर बना लिए, समुद्रों में हमने मतलब भी कंट्रोल हासिल कर लिया, ज़मीन हमारी दस्तरस में आ गई। इंसान ने ये समझा कि मैं ही खुदा हूँ। उनके लिए तो इस हवाले से एक झटका देना मकसूद था, और मुसलमानों के लिए इस हवाले से भी कि कौन सा घराना है जहाँ माँ बाप को इज़्ज़त दी जा रही है, माँ बाप को बेइज्जत नहीं किया जा रहा। गरीब रिश्तेदारों से हम मुंह मोड़े हुए हैं। इबादत अपनी जगह पे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कि हमारे अंदर से इंसानियत, एक जो हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम उसकी मखलूक से मोहब्बत करें, वो अनका है। 2 नंबरियां हम कर रहे हैं, मिलावट के कारोबार में हम मुलव्वस हैं, सूद के कारोबार में हम मुलव्वस हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम कर रहे हैं, बाकी सारे गुनाह हम कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जी एक हज कर लिया तो हम गुनाह हमारे साफ़ हो गए। वो गुनाह वो साफ़ होते हैं जो मतलब भी अल्लाह ताला के हैं। खैर साहब, ताजिरों की भी बड़ी बातें हो गई, सारे अमूर पे बात हो गई। मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ज़िंदगी में एक मर्तबा होती है या बार बार होती है? आपको कितनी मर्तबा मोहब्बत हुई? मैं तो हर वक्त इस मर्ज़ का शिकार रहा हूँ। वो यूं कि मोहब्बत मुझे अपने काज से होती है। जब से मैंने होश संभाली है, मेरे पास कोई ना कोई आज असाइनमेंट। गैर रिवायती जवाब चाहिए आपसे। आप देखिए, आप बात को देखिए, माँ बाप से, बहन भाइयों से, अपने काम से, वो मोहब्बत तो जो है, मैं जिस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ आप समझ भी रहे हैं। सच्ची बात है। नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, आज तो आपसे जवाब लेना ही लेना है। आपकी बात समझ रहा हूँ। कौन ऐसा शख्स है जो परिचेरा लोगों से मोहब्बत ना करता हो? कौन ऐसा शख्स है जिसको वो परिचेरा लोग पसंद ना आते हों? लेकिन जिन मानों में स्पेसिफिक आप कहते हैं, कोई शख्सियत, कोई खूबसूरत चेहरा, कोई ऐसी बात, मतलब भी वो मेरी ज़िंदगी इन मामला से बदकिस्मती से अनका रही है। मुझे पता ही नहीं है, सच्ची बात है, कि ये मोहब्बत कैसे होती है, किस तरह होती है। नहीं, खूबसूरती किस हद तक मुतासर करती? खूबसूरती मुतासर करती, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहब, 60 लाख ताजरों की आवाज़ है। दिल में ख्याल नहीं आया कि खिदमत का जज्बा भी आपके दिल में है, आप
کہ رکن قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، انتخابات یا کبھی ساری جدوجہد میں کوئی سرکاری عہدوں کی آفر نہیں ہوئی؟ آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے. یہ 80s میں میری خواہش رہی کہ مجھے کوئی اپرچونٹی مل جائے، ایم پی اے کی، ایم این اے کی، کوئی اس قسم کی. جائز نہیں ملی. وہ میں شاید حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. لاکھوں روپے میرے پاس وسائل نہیں تھے. میں نے بتایا کہ وہ وقت تھا جب میں اپنے گھر کے اخراجات کرنے سے قاصر تھا، دفتر اور مکان کا کرایہ ادا کرنے سے قاصر تھا. ہاں 85 میں، ارلی 85 میں جب ضیاء الحق نے پارٹی لیس الیکشن کروائے، پروگرام بنایا، تو میں ایم آر ڈی کے ایکٹیوسٹ میں شمار ہوتا تھا. مجھے اس وقت اپروچ کیا گیا، ضیاء صاحب کی کوشش تھی کہ ایم آر ڈی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو ایم آر ڈی کے ایکٹیوسٹ کو انوالو کیا جائے، آفر کیا جائے، ٹکٹ وہ لیں، ان کو کامیاب کروایا جائے اور ایم آر ڈی کے اس موقف کی نفی کی جائے کہ آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کی بات پہ آپ سے متفق نہیں ہیں. میرے استاد جیسے میں نے کہا ہے نوابزادہ نصر اللہ خان تھے. میری خوش قسمتی، بد قسمتی تو نہیں کہوں گا کہ میں اس وقت مجھے کافی زیادہ ایجنسیوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ایم پی کی ٹکٹ لیں، تمام لوازمات دیں گے، پازیٹیو نتیجہ دیں گے. میں نے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا نہیں. اس کے بعد 90 میں مرحوم غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب پرائم منسٹر تھے، میرے محسن تھے، مہربان تھے. تاجر رہنما ظفر اقبال کے گھر اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے. خواجہ شفیق صاحب، تاجروں کے حقوق کے حوالے سے جدوجہد تو جاری رہتی ہوگی. اس جدوجہد میں بیٹھکیں کہاں ہوتی ہیں، میزبان کون ہوتا ہے، کیا گپ شپ کا سلسلہ، اور جب چھپ چھپا کے بیٹھک کرنی ہوتی تھی تو کہاں آپ بیٹھک کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھپ چھپا کے بیٹھکیں کرنے کا تو موقع کبھی کبھار ضیاء رجیم میں تھا یا پرویز مشرف رجیم میں تھا. جب ہم 15 افراد میٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو 50 سرکاری اہلکار گھیراؤ کیے ہوتے تھے ہمارا. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی تھی کہ ہم چھپ چھپا کے میٹنگز کریں. یہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، ایک قدر مشترک ہے کہ ہمارا جینا مرنا سانجھا ہے. میرے گھر آئیں تو یہ انہیں یہی محسوس ہوگا کہ اپنے گھر آئے ہیں. میں کسی کے گھر جاؤں تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی یا بیٹے کے گھر آیا ہوں. سارے میزبان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اب کہتے سب کی رائے لیتے ہیں جو ہے. کیوں سر، بحیثیت تاجر رہنما خواجہ صاحب کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں اور خواجہ صاحب کی شخصیت کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا تعارف بھی کرا. سب سے پہلے تو میرا نام ممتاز بابر ہے. خواجہ صاحب کو جاننے والے پاکستان کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرا 31 سال سے خواجہ صاحب سے تعلق ہے، اور 6 ستمبر 1989 کو میری پہلی ملاقات خواجہ صاحب سے ہوئی تھی. تو میں، اگر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مختصر اظہار کریں گے، اگر میں اپنی بات کرنے پہ آؤں تو مجھے 31 گھنٹے چاہیے خواجہ صاحب پہ بات کرنے کے لیے، کہ 31 سال ہو گئے. میں اس وقت انتہائی مختصر میں بھی اتنا برا شخص میں انتہائی مختصر بھی کروں تو پہلے 5 سال اکٹھے کام بھی رہا، کچھ کاروبار بھی رہا. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ تاجر کاز کے حوالے سے، تاجروں کی خدمت کے حوالے سے، رہنما تو صرف خواجہ صاحب ہیں.
خواجہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ممتاز بابر صاحب نے کر بھی دیں اور سارے بھی جانتے ہیں. تو جب کو مطالبہ تاجروں کی طرف سے کریٹ ہوتا ہے اور ڈسکشن میں آتا ہے تو کیا خواجہ صاحب میرٹ کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کبھی تاجروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات غلط ہے, ایسے نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. میں ابھی میری کل ٹیلی فون کے اوپر بات ہو رہی تھی. میں کچھ دنوں سے ذرا یہ جب سے کووڈ کا مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے تو کم ملاقات ہوتی ہے, تو میں خواجہ صاحب سے یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ خواجہ صاحب کچھ دن کے لیے جو ہے نا وہ چیزوں کو سٹک کریں اپنے آپ کو. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھی یہ میری مزاج کا حصہ نہیں ہے. جن دوستوں کے لیے ساری زندگی کیا ہے تو میرے لیے گھر بیٹھنا ممکن نہیں ہے. جی احتشام صاحب انجمن تاجران آل پاکستان کے چیئرمین ہیں خواجہ صاحب, چیمبر آف اسمارٹ ٹریڈرز ہے, جنوبی پنجاب کے تاجر بھی ہیں سارے. تو جب تاجروں کو کال دینی ہو تو کیا کس طریقے سے ٹیلی فون پہ رابطہ کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب کا پیغام کس طریقے سے پہنچاتے ہیں سب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا صاحب بات یہ ہے جی کہ پہلے ایک وقت ہوتا تھا ہمیں مشکلات ہوتی تھی اطلاع کرنے میں. ایک واحد سورس ہوتا تھا PTCL, اس کے بعد موبائل آ گیا, سسٹم آسان ہوتا گیا. اب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ایک میسیج ہم ڈال دیتے ہیں اپنے گروپوں میں اور وہ میسیج کنوے ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ جب وہ میسیج کنوے ہوتا ہے تو چونکہ پورے پاکستان کے تاجر خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان کی کال پہ لبیک کہتے ہیں. میرے صاحب وہی کووڈ کا سلسلہ احتشام صاحب والی بات ہی آگے بڑھاتے ہیں, سارے چل رہے ہیں, سب تاجروں کا بھی اس کے اوپر کنسنسس ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں اس سچویشن میں, آپ کیا حل پیش کر رہے ہیں؟ جنوبی پنجاب کا میں چیئرمین ہوں. کووڈ کے حوالے سے میں بات کروں گا. اس وقت تو تمام اپنا جو ہیں تاجر بیچارے بڑے پریشان ہیں تقریباً 3 ماہ سے, اور حکومت بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی اپنا 14 دن کا کہہ دیتے ہیں, کبھی 3 دن کا کہہ دیتے ہیں لاک ڈاؤن. صحیح معنی میں ہمیں گائیڈ نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملات کیسے حل ہوں گے, یا کتنے دن کے لیے لاک ڈاؤن کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم اس سے زیادہ پریشان ہیں. خواجہ صاحب کے ساتھ آج دن بتا رہے ہیں. دوست اب آپ سے بھی خواجہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے وہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ کہ خواجہ صاحب بحیثیت دوست, بحیثیت رہنما, بحیثیت شخصیت کیسے ہیں؟ شکریہ رضا ملک صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواجہ صاحب خواجہ محمد شفیق جو نام ہے, یہ اپنے نام کی طرح شخصیت بھی ان کی ویسے شفیق ہے, محبت کرنے والی, پیار کرنے والی. اور جہاں تک میں جنرل سیکرٹری ہوں ملتان شہر کا, عزیز الرحمان انصاری میرا نام ہے. میں دعویٰ ہے میرا ایک, ہو سکتا ہے کوئی کہ مجھے مطلب وہ واحد بندہ ہوں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کا یا خواجہ صاحب کے ساتھیوں میں جو میں دوسری تیسری نسل سے خواجہ صاحب کے ساتھ ہماری ایک محبت ہے, رفاقت کا سلسلہ ہے. بڑے بھائی مرحوم عطاء الرحمان جنرل سیکرٹری ملتان شہر کے تھے, اور اس کے بعد خواجہ صاحب کی حسن نظر مجھ جیسے بندے پہ آئی, اور ان کی محبت ہے, پیار ہے, دوستوں کا محبت ہے کہ انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری ملتان شہر کا بنایا. خواجہ شفیق صاحب کی شخصیت کے حوالے سے سالوں سے رائے لے رہے ہیں, جان رہے ہیں. تو خواجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی شخصیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب تاجروں کے وہ نمائندے ہیں. میری زندگی میں خواجہ صاحب جیسی شخصیت پاکستان لیول پہ نہ ہی آئی اور نہ ہی آئے گی. یہ میں خوشامد نہیں کر رہا. وہ شخصیت اللہ پاک نے ہمیں دی کہ جنہوں نے ہمیشہ سے میرٹس کا خیال رکھا. بہت شکریہ. خواجہ شفیق صاحب کے حوالے سے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کہا کہ جی بیچتے رہی ہیں تاجروں کو, تو ٹرسٹ کا کیا لیول ہے خواجہ صاحب کو؟ خواجہ صاحب کے لیے میں 4 ورڈز میں سمونے کی کوشش کروں گا خواجہ صاحب کو. شفیق بزرگ, شفیق استاد, اور شفیق دوست, اور جوہر شناس. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جزاک اللہ. جوہر صاحب آج کے میزبان بھی آپ ہی ہیں. آپ کے دولت خانے پہ جو ہے وہ خواجہ صاحب جو ہیں سب کو لے کے آئے ہیں.
तो ख्वाजा साहब से कितना पुराना ताल्लुक़ है और कितनी दोस्ती है ख्वाजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इदारे का मशकूर हूँ कि आपने आज हमें मुझे ख़ास करके मेज़बानी का शर्फ दिया जी। जहाँ तक ख्वाजा साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, ये मुख्तलिफ़ दोस्तों से आप इनकी आरा सुन चुके हैं। मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि ये 60 की दहाई से ये स्टूडेंट लीडर भी हैं और इन्होंने उस वक़्त मास्टर किया था कि अगर जिस वक़्त बहुत कम जो है वो एजुकेशन का लेवल था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस और जहाँ ये पढ़े वहाँ भी इन्होंने स्टूडेंट लीडरशिप का अपना सिक्का लोहा मनवाया है। अच्छा, अब जो इनकी शख्सियत है ना जी, उनकी बहुत सारी जहतें हैं जो मुझे, ये जितनी दोस्तों ने बताया ये बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन जो मुझे बात पसंद है ना जी, जो मैंने इनसे सीखी है, वो ये है कि हर बात को मंतकी अंदाज में सोचते हैं। ये नहीं कि बगैर सोचे समझे बात कर दी, अमल कर दिया। अमल करना तो दूर की बात है मलिक साहब, पहले मुंह से निकालना भी मंतकी अंजाम को सामने रख के सोचते हैं, फिर बात करते हैं, नंबर 1। दूसरा, इनका हाथ जो है वो वक्त की नब्ज़ पे है, वक्त की नब्ज़ पे है किस, और उसी के मुताबिक इन्होंने, इनके रवैये होते हैं, और हम वाच करते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको जो हाफ़ज़ा दिया वो बहुत ज़्यादा हाफ़ज़ा दिया, बेपनाह दिया है। 60 साल के बाद भी इनको भूलती नहीं है। शाम गए, अपने घर पहुँचे और शाम की चाय बच्चों के साथ पी। ख्वाजा साहब, आपकी तो सारी अपने अपनी ज़िंदगी लगता है वक्फ कर दी है ताजरों के लिए और लोगों के लिए, तो घर पे किस वक्त मिलता है बच्चों के साथ वक्त गुजारना, और मुतालबात क्या होते हैं बच्चों के? देखिए जी, मेरा घर आने जाने का, बैठने का कोई शेड्यूल नहीं है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कि 2, 4, 6 घंटे 8 घंटे जो मैंने नींद लेनी है उसके लिए मैं आता हूँ। बाकी सारी की सारी ज़िंदगी में अपने रब से कमिटेड हूँ कि रब की मखलूक के लिए वक्फ है। अब जब से ये पेंडेमिक वायरस बहुत ज़्यादा फैला है, उस वक़्त से मैं ज़्यादा टाइम घर पे होता हूँ, बहुत कम बाहर निकलता हूँ अनटिल अनलेस ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो। तो जो मैं बात आप कहेंगे कि ये फ्लैटरी कर रहा है, लेकिन ये हकीकत है। ऑन ओथ में कह सकता हूँ कि मेरी बेगम ने जितना मुझसे तावन किया है, इंतहाई बेसर सामानी की हालत में। पूरी टीम हमें नज़र आ रही है ख्वाजा साहब। वो बड़ा बेटा है, ये पोते और नवासे हैं, माशाल्लाह भरपूर रौनक है। ये इश्तियाक आपका है, आपका करिश्मा है कि ये आए बैठे हैं, वरना इतने डिसिप्लिन पता नहीं भाई ये किसी महाज में बैठे हैं, मतलब ऐसे खौफज़दा सहमे और बड़े गपशप लगाएं अंकल आपके आए हैं। ये तो इनकी तो मुझे लग रहा है कि इनकी बिल्लियाँ जो हैं इनके पास, इनके तो इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले तो भाभी से बात कर लेते हैं जी। भाभी, बड़ी लंबी जद्दोजहद है ख्वाजा साहब की। आज ख्वाजा साहब से मुलाकात हम की, दिन भी उनके साथ गुजारा, लोगों से मेल जोल, और हर वक्त ताजरों की बातें सुन के घर में आप तंग तो आ जाती होंगी। ये शुरू से ही काम है, इनके रूटीन ही ऐसी है। रूटीन ही ऐसी है। तो क्या अमूमी गिला क्या रहता है आपको ख्वाजा साहब से भी? ख्वाजा साहब जो है, आपको किस चीज़ का गिला कि ख्वाजा साहब ने ये काम ठीक नहीं किया? बस यही होता है कि बच्चों का शुरू से लेके जो आपको बता ही रहे हैं, मेरे सर पे सारा कुछ होता था। छोटे थे, जब आप बड़े हो गए माशाल्लाह, अपने घरों वाले हो गए, बेटियाँ भी बेटे भी, सारे अल्लाह का शुक्र है, ठीक है सारे। बस यही होता है कि बाहर के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी, घर का काम करनी इनको पता कोई भी।
बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा यासिर, आप बड़े साहबजादे हैं और वालिद की जदोजहद को आप कैसे देखते हैं, और सारी जदोजहद में आप बतौर वालिद इन्होंने कैसा किरदार निभाया और आप किस हद तक आइडियलाइज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने जदोजहद की बात की, तो हम तो जब से बड़े हुए हैं, होश संभाला है, हमने यही देखा है कि माशाल्लाह अब्बू हमेशा से बहुत एक्टिव रहे हैं हर मामलात में। जो भी इनकी कोई ज़िम्मेदारियां हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, दोस्तों के मामलात हों, ताजरों के, घर के, फैमिली के, तो हर जगह पर जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये प्रॉपर तरीके से उसे अदा करते आए हैं और बहुत ही ख्याल रखने वाले, लविंग और केयरिंग हैं। वालिद, लेकिन अमूमन किस बात पे, मतलब आपकी क्लास किस बात पे होती है? मुश्किल बात है? नहीं, मुश्किल नहीं। घर देर से आने पर हो जाती है, ठीक है ना जी, ये बस रूटीन इस तरह होती है, या बच्चों को डांटने पे। हाँ, जो है वो जी बिल्कुल, मतलब ये शहीर और माँ की बात, महद और शहीर को डांटने पे जो है वो डांट पड़ जाती है। बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे। तो लग रहा बहुत सही है वो दोनों, ये ना वो दोनों बहुत सही है। बहुत शुक्रिया यासिर। थैंक यू जी। जी, ख्वाजा नबील, छोटे होने पे किस कदर प्रिविलेज जो है वो आपको मिलते रहे हैं, किस कदर फ़ायदा उठाते रहे हैं मोहब्बत का, प्यार का, और कैसे वालिद हैं ख्वाजा साहब, सख्त तबीयत में, तालीम में, कारोबार में भी साझा आपको साथ है, तो क्या आपने इनसे सीखा और कैसी ज़िंदगी जो है गुजरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिद साहब रिस्पेक्टेबल हैं और तमाम मेरे हर बिज़नेस के मामलात में हेल्प भी करते हैं और पूछते रहते हैं और बल्कि गाइड भी करते रहते हैं। हर मौके पे जहाँ पे मुश्किलात हुई हैं मुझे समझाते हैं कि किस तरह बिज़नेस करना है और किस तरह, और कमिटमेंट के मामले में बहुत सख्त रवैया इख्तियार करते हैं कि मतलब कि जो आपने कमिटमेंट की है उसको ऑनर करना चाहिए, किसी से मिस कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक टाइम की बात है, टाइम कम मिलता है मगर जो मिलता है बड़े अच्छे तरीके से पूछते हैं, सारे गाइड करते हैं, और कोई भी कभी इन्होंने किसी भी चीज़ के हवाले से ये नहीं कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो वाले साहब से शेयर करते हैं। जी, आलियान नवासा, हाँ जी, कैसी नाना अब्बू से कैसी आपकी बॉन्डिंग है? और वो तो थोड़ा सबको डांट पड़ जाती है बच्चों को डांटने से, और कितनी को ईदी मिल जाती है और कितना को खर्चा करा देते हैं? नहीं, ईदी तो हमें हर रोज़ ही मिलती है तकरीबन, हर बात मानते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं हम सबसे। अच्छा, मतलब फुल चांदी है हाथ तरफ आजकल जो है वो। तो अभी स्कूल छुट्टियां चल रही हैं, सारा कोविड का सिलसिला है, तो कुछ पढ़ाई की तरफ क्या तवज्जो है? हमारी तो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वही होती हैं बस। हाँ जी, निहान भी नवासे हैं, और कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, नाना अब्बू के नानी अम्मा? दोनों अच्छे हैं। नहीं, ज़्यादा प्यार कौन करता है? नाना नाना दोनों ही करते हैं। भाई एक के हक में वोट डालो, किसके हक में वोट डालना है? दोनों कहते हैं ना यार, ये देखो, ये तो तुम दोनों को मक्खन खा रहे हो, एक फैसला करो, ये देख लो किसको वोट देना है। जब नाना के पास बैठे हो नाना प्यार कहते हैं, नानों के पास बैठे हो नानों प्यार कहती है। अच्छा, मतलब ये यार मेरे हक में वोट दो ना, मेरे हक में वोट दो। अच्छा ख्वाजा साहब, ताजरों के हवाले से तो दिन भर जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से एक सब सेक्रेटरीट जो है वो यहाँ साउथ पंजाब के लिए उन्होंने कायम तो कर दिया है, लेकिन आप एक वादा भी उनका था जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा जो है वो किस हद तक नागुज़ीर है, उसको बनना उसका किस हद तक इस खित्ते के लोगों के लिए और ताजरों के लिए बिल्कुल फ़ायदा मंद होगा? जी, ये प्रोविंस जो जनूबी पंजाब के हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये मेरे नज़दीक इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, इट्स नीड ऑफ द टाइम। बल्कि ये आज से 20-25 साल पहले बन जाना चाहिए था। 5 करोड़ की आबादी है जो महरूम रहती है, मुकम्मल तौर पर अपने मामलात के लिए परेशान रहती है। अब कहाँ राजनपुर, रुजहान, फोर्ट अब्बास, मिंचनाबाद,
रहीम यार खान सादकाबाद के लोगों का मुख्तलिफ इश्यूज़ के लिए लाहौर जाना, लाहौर एक अननोन सिटी है हमारे लिए, साउदर्न पंजाब के लोगों के लिए। रिश्ते नाते बहुत कम हैं अनलेस अंटिल वो लोग जिनकी ओरिजिन उधर से है, पंजाबी है, वरना हमारे जो सराइकी स्पीकिंग भाई हैं इनकी रिश्ते नाते दोस्तियाँ उधर बहुत कम हैं। बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब। जी नाज़रीन, आज का दिन हमने गुजारा अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब साहब और दिखाई उनकी दिन भर की मसरूफियात और उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से और मुख्तलिफ सियासी अमूर पे जो उनकी राय है उसको भी जाना आपने। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को। प्रोग्राम आज रोहित के साथ है, अगले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।